अपना देश अपनी पहचान। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आज आप जन संवाद में हमारे साथ संवाद करेंगे पाकिस्तान के कराची के पूर्व मेयर, वर्तमान में लंदन में रहते हैं और भारत प्रेमी हैं और सनातन का साक्षात्कार हुआ है। हमारे साथ है आरिफ अज़ाकिया जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। आरिफ जी पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान की यात्रा पर हैं और हिंदुस्तान में एक जीवन की अलग अनुभूति पर वो चर्चा कर रहे हैं। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम पहले दर्शकों के साथ वो विषय संवाद करेंगे जो कि उनके जीवन में परिवर्तन का कारण रहा, और वो परिवर्तन का कारण पाकिस्तान का उनका अनुभव रहा। पाकिस्तान के कराची जैसे शहर का मेयर होना और उसके बाद एकदम जीवन में ये स्थिति आना, ये कैसे हुआ, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए मैं थोड़ा ये यहाँ से आरिफ भाई समझना चाहूँगा कि आप कब मेयर थे और आपका अनुभव क्या रहा। देखें, पाकिस्तान एक स्टेट बनी, भारत से अलग होके वो आइडियल स्टेट ना बन सकी, और वहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन, आपको पता है आर्मी ने और मुल्ला ने टेक ओवर कर लिया, तो प्रोसिक्यूशन आम आदमी का तो था ही था। जो यहाँ से मुसलमान गए थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की तहरीक चलाई थी, उनका जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ, जिसमें हम भी शामिल थे, लिखने पढ़ने के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, जॉब्स के लिए। तो 20 साल की उम्र में मैं सऊदी अरब चला गया था जॉब करने, और फिर दुबई से होता हुआ यूरोप चला गया। यूरोप में मुझसे कांटेक्ट किया अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, जो मुहाजिरों की पार्टी MQM के चीफ थे, लंदन में रहते थे, कि भाई मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है हमारी कौम के ख़िलाफ़, तो तुम यूरोपियन पार्लियामेंट, यूनाइटेड नेशंस वहाँ पे बताओ। तो मैंने फिर वो लॉबिंग शुरू की, और उससे मुझे ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पता चलनी शुरू हुई, एजुकेट किया अपने आप को पाकिस्तान के हवाले से। मेयर बनने का ये है कि 2005 में जब मुशर्रफ पीरियड में MQM गवर्नमेंट की हिस्सा बनी, तो हमें इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। तो अल्ताफ़ हुसैन भाई ने मुझे कहा कि आप कराची जाएं, और वहाँ पे जमशेद टाउन, कराची का बल्कि पाकिस्तान का सबसे आबादी वाला टाउन है, वहाँ के मेयर के इलेक्शन के लिए आपको पार्टी नॉमिनेट करती है। मैं वहाँ गया। अच्छा, मतलब चुनाव लड़कर मेयर बने थे? जी जी जी, अपॉइंटी नहीं थे? नहीं नहीं, इसका मतलब जनता ने आपको चुना जी था? जी जी, 2005। तो ऐसा होने के बाद आपने केवल 2 साल में ही ये कार्यकाल क्यों खत्म करना पड़ा? मैं गया तो इस उम्मीद से था कि वहाँ पे तब्दीली आ गई होगी, या कोई उम्मीद लेके गया था कि अब हमारी पार्टी भी हुकूमत में आई है तो कोई तब्दीली ऐसा चाहिए नहीं थी। हर चीज़ में आर्मी का से था, हर चीज़ में आर्मी की ही चलती थी। और मैं चूँकि जिनीवा, यूरोपियन पार्लियामेंट, ब्रसल्स में खुल के आर्मी के बारे में एक्सपोज करता था, वही लैंग्वेज वहाँ रखी। तो घर वाले, जैसे मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरे पीछे पड़े रहते थे कि तुम ये मरने आए हो, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बंदा गायब हो जाता है। मैंने मेयर भी गायब होता? ओ यस, आम आदमी गायब होना साधारण चीज है। एक दिन वहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर से मेरी तू मैं हो गई, जिसमें मैंने उसको ये कह दिया कि हम तो समझते थे कि तुम पाकिस्तान की मुहाफिज आर्मी हो, तुम तो पाकिस्तान की मुहाफिज आर्मी नहीं हो, तुम ही हमारी मुसीबत की जड़ हो। तो शाम को मुझे लंदन से फ़ोन आ गया कि भाई साहब मरने के लिए गए हो कराची, नज़र नहीं आओगे, मेयर वेयर हो, जो भी हो, नज़र नहीं आएगी, तुम्हारी बॉडी भी नहीं मिलेगी, अगर नहीं रहने का मूड तो वापस आ जाओ। फिर मैं भी सोचा कि बेहतर है कि ज़िंदा रहेंगे तो लड़ सकेंगे। तो मैंने रिज़ाइन किया। 2 साल बाद, मेरा 4 साल का टेन्योर था, 2 साल बाद रिज़ाइन किया, वापस बेल्जियम आ गया मैं। तो क्या आर्मी का क्या हस्तक्षेप था एक निर्वाचित मेयर के कामकाज में? क्या हस्तक्षेप था? देखिए, मैं तो म्यूनसिपैलिटी का वो था, मेरा काम था कचरा उठवाना। मेरे पास पूरा एक स्टाफ था, 1700 लोगों का, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, ट्रक थे, सारी चीज़ें थीं, सड़कें बनाना, इन सब चीज़ों में। कराची सिटी में 53% कंटोनमेंट है, तो उसमें हमारी से नहीं चलती। लेकिन वो काम नहीं कराते, बजट वो ले जाते हैं, आर्मी वाले काम नहीं कराते, तो काम हम पे प्रेशर होता था। झगड़ा वहाँ आता था कि भाई जब तुम बजट ले रहे हो उस इलाके का तो तुम काम कराओ, उसमें हमारा वो होता था। इसके अलावा कब्जा, दुनिया में दूसरी आर्मीज होती हैं ना, वो दूसरे मुल्कों में जाकर ज़मीन कब्जा करती है, हमारी आर्मी अपने ही मुल्क में कब्जे करती है। अच्छा,
हाउसिंग कॉलोनीज, हाउसिंग सोसाइटी, मतलब यहाँ तो लैंड जिहाद तो जिहादी करते हैं, वहां भी करते हैं land वहाँ jihad। आर्मी लैंड जिहाद करती है। बिल्कुल करते हैं। और आर्मी से इन मामलात पे मसले होते थे। एक बार 30 घर तोड़ने का उन्होंने मार्किंग कर दी, लोग मेरे पास आए कि सर इनको बचाएं। वहाँ पे मेरा असल उनसे झगड़ा हुआ। जब मैं बचाने के लिए आर्मी ऑफिस में गया, उनसे बहस हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, हम डिसाइड करते हैं, वी डिसाइड द फेट ऑफ कॉमन पीपल हियर। उस पर मेरा उनसे झगड़ा हुआ। तो पाकिस्तान देखें एक लिवेबल सोसाइटी नहीं है। कल परसों ही मेरी गुजरात में किसी से बात हो रही थी, उसने कहा ऐसा करें कि अगर हम बॉर्डर खोल दें और यहाँ से जिसने वहाँ जाना है, वहाँ से जिसने यहाँ आना है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा वहाँ से पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, सब इधर आ जाएंगे, यहाँ से एक भी वहाँ नहीं जाएगा। मैंने कहा वो बनाना रिपब्लिक है। मैंने कहा वो, लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे है गद्दार जिनको लगता है कि वहाँ जन्नत है। जाएंगे नहीं, मैं आपको बता दूं, एक दिन नहीं रह सकते वहाँ, एक दिन नहीं रह सकते। जो लिबर्टी इनको, जिन गद्दारों की आप बात कर रहे हैं, उनको जो यहाँ लिबर्टी मिली है ना, वो पाकिस्तान छोड़े यूरोप अमेरिका में नहीं मिलती। वो हेट स्पीच करते हैं, हेट स्पीच वहाँ पे अलाउड नहीं है ये। और इनका पीछे एक इंटरनेशनल लॉबी होती है, आपको पता है, इनके लिए यूएन भी ट्वीट करती है। हाँ, ये यहाँ की पत्रकार के लिए यूनाइटेड नेशंस ट्वीट करती है कि उसके साथ कोई अन्याय हुआ है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 56 एक साल में मर गए जर्नलिस्ट पाकिस्तान में, कोई एक ट्वीट नहीं आई। रोज अगवा हो रहे हैं। हामिद मीर जैसा मेन स्ट्रीम एंकर को गोलियां लगती हैं। कभी आपने सुना हो कि यूएन ने, किसी मियाँ खलीफा ने, किसी रिहाना ने, किसी मलाला ने कोई बोला हो? इंडिया के लिए फौरन आगे आएंगे, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चल रहा है। भाई आप मुझे ये बताएं कि एक रजिस्टर्ड फैक्ट है कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है दुनिया में। प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है? हिंदू एक्सट्रीमिज्म, जो है ही नहीं, जो कहीं से आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको मामूली मिसाल देता हूं कि अभी एक लड़की कर्नाटका में स्कूटर पे आती है बुर्का पहन के। उस लड़की का कॉन्फिडेंस आप देखें कि खड़ी होकर अल्लाह अकबर नारे लगाती है, सामने 50 लड़के खड़े हैं, क्योंकि सामने हिंदू थे, इसलिए वो कॉन्फिडेंस कर पाए। यही था कि मैं इंडिया में खड़ी हूँ, मुझे कोई टच नहीं करेगा। पाकिस्तान में कोई लड़की जय श्री राम, पाकिस्तान तो छोड़िए, पाकिस्तान छोड़िए, मैं जो लिबरल है ना हिंदुस्तान के, उनको कहता हूं, वो भी छोड़िए, मैं मुसलमान लड़की को कहता हूं कि जहां मुसलमान लड़के हैं उनके सामने जाके नारा लगा के दिखाओ। वही बात है, बोटी नहीं मिलेगी एक। इतना आपने श्रीलंकन का देखा अभी पाकिस्तान में क्या हाल किया। तो अगर वहां पे कोई इस तरह जय श्री राम का नारा लगा दे, उसकी एक बोटी आपको नहीं मिलेगी, जला के खाक कर देंगे। दिस इज इंडिया एंड दैट इज पाकिस्तान। बिल्कुल। हमारे साथ, क्योंकि सेना का विषय डिस्कस हो रहा है, तो हमारे साथ कर्नल यूबी सिंह जी है। हमने आज जानबूझ के, यूबी जी वैसे हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा होते ही है, लेकिन उस एंगल से वो पूछेंगे। यूबी सिंह जी, केवल एक सवाल करना चाहता था शुरू में। पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी में बहुत ज़्यादा फर्क है, वो आपने अभी बताया अभी। और मुझे 71 की वार में, मैं आपके फाजिल्का सेक्टर में मैं युद्ध लड़ा हूँ, और हम लोगों की काफ़ी लड़ाई गहन हुई थी। हमने करीबन 12 अफसर खोए वहाँ पे, 100 के आसपास जमा। वो आप समझ आए युद्ध की क्या भयावहता थी। हमारे सामने फ्रंटियर फोर्स के बटालियन थी और बलूच रेजिमेंट की थी, और उन लोगों के साथ उन लोगों ने विड्रॉ भी किया। एक चीज़ मैंने वहाँ देखा था, वो आपसे मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। जब हमने एक पोस्ट के ऊपर वो आके बैठ गए थे, बिकॉज वो खाली पड़ी हुई थी हम लोगों के स्ट्रेच में, और जब हमने उस पर काउंटर अटैक किया, तो काउंटर अटैक में जो हमारे ऑफिसर साथ में गए थे, उन्होंने कुछ टैंकों में कॉकटेल मोलोटोव डाल के जलाया, मैंने। और जो ही एक टैंक जलना लगा, तो वहीं सारे पाकिस्तानी जो 3-4 टैंक वहाँ खड़े थे स्क्वाड्रन के, वो निकल के भागना शुरू हुए। जब वो भागना शुरू किए तो उनकी पूरी यूनिट्री जो है पीछे दौड़ ली, और उनकी हाइट हमने देखा था 6 फीट के ऊपर सबकी थी, मैंने वहाँ के जवान तगड़े हैं। तो मैंने देखा था हमारी जो बटालियन थी वो मुसलमान कंपनी थी और एक बंगाली कंपनी थी। आप समझिए बंगालियों की हाइट होती है, मुसलमानों की हाइट होती थी। मैं ये आपसे पूछना चाहता था कि क्या ये स्थिति, बिकॉज अब मैं सेवानिवृत्त हूँ, क्या स्थिति अभी भी वहीं पे है या उसमें कोई बदलाव आया है? मतलब कुल मिला के उनका प्रश्न है कि पाकिस्तान की आर्मी की जो कायरता है वो अभी भी वैसी है। कायरता तो बढ़ गई है,
लेकिन अब लालच बढ़ गया। 79 में अफगान वार शुरू होने के बाद पाकिस्तान आर्मी की लालच बढ़ गई है, सिर्फ लूटमार कर रहे हैं। आप मुझे भारत के किसी जनरल का नाम बता दें जिसके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हों। हमारे यहाँ ब्रिगेडियर तक के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, यूरोप में पढ़ते हैं। एक बच्चा पढ़ाने का खर्चा 30 से 40 हजार पाउंड होता है। मेरी बेटी वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, हमें पता है कैसे अफोर्ड करते हैं हम। पाकिस्तान में गफूर है, जनरल गफूर, हम पूछते हैं कि 1,92,000 तुम्हारी तनख्वाह है रुपए, तुम्हारे 3 बच्चे यूरोप में कैसे पढ़ते हैं? बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं आपके सामने। आसिम सलीम बाजवा ने एक एम्पायर खड़ी कर दी अमेरिका में, पापा जॉन्स के आउटलेट्स, प्रॉपर्टी, बिलियंस ऑफ डॉलर। हम पूछते हैं कहाँ से आता है पैसा? एक लफ्ज में आपको फर्क समझा दूं, भारत और पाकिस्तान की आर्मी। भारत की आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी कमर्शियल आर्मी है। ये कभी किसी दुनिया की आर्मी से लड़ ही नहीं सकते। भारत तो बहुत बड़ी बात है, ये अफगानिस्तान के अपने क्रिएटेड तालिबान से हार रहे हैं। तालिबान के अपने एक छोटे से ग्रुप टीटीपी से हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें सीज फायर करो, हमें तुमसे नहीं लड़ना, तुम लोग खत्म करो जंग को। ये किसी से लड़ने के लिए काबिल नहीं। आप कायरता की बात करते हैं, ये बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। 93,000 पतलून आपके यहाँ छोड़ के गए, उसके बाद तो ये कभी इस तरफ देखेंगे भी नहीं, सिर्फ टेररिस्ट भेजेंगे। हमारे सिविलियंस के बच्चों को टेररिस्ट बना के यहाँ भेजते हैं और खुद कुछ नहीं लड़ रहे। 50% से ज्यादा बजट हमारा खा जाते हैं हर साल। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो पाकिस्तानी आर्मी जो 1400 साल पहले कबीले में थी अभी भी वही है। वही है। इसी से संबंधित एक और सवाल है, और वो दोबारा मैं दूसरे बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा। मैं इंडो पाक पीस फाउंडेशन का मेंबर था। मुझे मालूम नहीं था कैसे, शुरू में जब रिटायर हो गए तुरंत आया था, बोला गया कि पाकिस्तानी डेलीगेशन आएगा, इंडिया की डेलीगेशन जाएगा और हम लोग बताएगा आपको कराची, लाहौर में। तो एक शौक होता है कि भाई चलो वहाँ घूम के आएंगे, और कुछ ऑफिसर्स आए गए भी थे। उनका जब डेलीगेशन आया तो यहाँ पर एक अरुण विहार करके है, एक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण केतवाल के नाम के ऊपर 5,000 फ्लैट्स बनाए हैं आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए। इंडिया का सबसे बड़ा वो क्षेत्र है, जो 2-3 सेक्टर हैं। जब वो उन्होंने विजिट करना शुरू किया तो किसी कर्नल साहब के यहाँ, किसी जनरल साहब के यहाँ, किसी ब्रिगेडियर साहब के यहाँ ले गए। कुछ देर तक देखे, इसके बाद हम उनको दिल्ली में उनका डिनर करवाए थे। पूछ रहे साहब इसमें ये क्या, ब्रिगेडियर साहब आप सही बता रहे हैं रहते हैं, ये इसमें जनरल साहब क्या सही रह रहे हैं? उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्मी के अफसर एक 3 बेडरूम के फ्लैट में रह सकता है। और ये भारत था, और वहाँ को बताए थे जब आप आइएगा तो आपको मैं ये करूँगा। मैंने उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। जो आपने कहा था वो सही है कि वहाँ के सैनिक अधिकारी जो हैं रियल इस्टेट में ज़्यादा बिलीव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक और सैनिक अधिकारी हैं, एक और सैनिक अधिकारी आए हुए हैं, एक और सैनिक अधिकारी। हाँ, उनको भी जरा माइक दीजिए पीछे। हाँ, आपको माइक दीजिए जरा। हाँ, एक्चुअल में जो इंडियन आर्मी है उसका एक एक कदम हिंदुस्तान के लिए और पूरे जहन्नुम जो जिससे भी लड़ाई होती है वहाँ लग जाता है। वो जो इंडियन आर्मी में जज्बा है शायद ही किसी हिंदुस्तान की किसी फौज में होगा। नहीं, हम इनसे समझते हैं ना, क्योंकि ये पाकिस्तान के शहर के मेयर हैं। तो एक तो पहले बात हुई जो इन्होंने कहा कि कायरता की, आपने वो बता दी। अब ये कह रहे कि जज्बे में क्या फर्क है। उसी का सेकंड उदाहरण हमको नहीं, आप उदाहरण मत दीजिए, में भी मिला। आप सुनने के लिए आए हैं, पूछिए, बताइए मत। हाँ, पीछे दीजिए एक और, पहले आर्मी के सवाल समाप्त कर लेते। हाँ, इनका प्रश्न था जज्बा। जी हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि जैसा आपने बताया कि आर्मी का क्या जज्बा है पाकिस्तान में, तो मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी पब्लिक है, जो वहाँ के निवासी हैं, लोग रहने वाले हैं, उन लोगों का पाकिस्तानी आर्मी को लेकर क्या नज़रिया है? देखें, जज्बे की जहाँ तक आपने बात की ना, मैं हमेशा से एक नॉन मिलिट्री आदमी रहा हूँ। मुझे आर्मियाँ नहीं पसंद होती थी। मैंने जब भारत की आर्मी को स्टडी किया ना, कश्मीर में सिविलियंस को बचाने के चक्कर में बड़े बड़े नुकसान उठाए। सच ए प्रोफेशनल आर्मी। कभी किसी देश के, बाहर के देश के मामले में नहीं पड़े ये लोग।
इन्होंने अपने मुल्क का डिफेंड किया है, हमेशा अपनी सिविलियंस का डिफेंड किया है, और टेररिस्टों से जब इनके मुकाबले होते हैं तो मैं देख के हैरान होता था कि ये फायर करते हुए सोचते थे कि सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, वरना अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह की आप देखें वो वे डायरेक्ट सिविलियन को मार देते हैं। तो ये फ़र्क है जज्बे का। भारत की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मैं बिलीव मी, मैंने बड़ी स्टडी की है। मुझे हमेशा आर्मियों से गुस्सा आता था कि यार ये बंदे मार देते हैं। ये बंदे नहीं मारते, ये सिर्फ दुश्मन को, टेररिस्ट को मारते हैं। मैदान जंग की मैंने कई लोगों से कहानियाँ सुनी हैं कि उनका प्रोफेशनलिज्म और ह्यूमैनिटी बहुत कम फौजियों में होती है, इनमें है। आपने बात की आम आदमी की, पाकिस्तान में आम आदमी गुलाम है, जिसने आवाज़ उठाई उठा लिया गया। हम बाहर बैठ के बोल रहे हैं तो हमें बाहर कितने खतरे हैं। मैं इंडिया पहुंचा, दूसरे दिन मुझे ब्रिटिश पुलिस का मैसेज आया, उन्होंने कहा आप ज़रा लो प्रोफाइल पे चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे एक बंदे को सुपारी दी गई है, एक हॉलैंड में रहता है ब्लॉगर अहमद वकास गोराया, उसको मारने के लिए सितंबर में हमने उसको गिरफ्तार किया है, कोर्ट में केस चल रहा है। अब हमें पता चला है कि और लोगों को सुपारियाँ दी हैं उन लोगों के खिलाफ जो आर्मी के बारे में यहाँ बैठ के बात करते हैं। तो आप ज़रा लो प्रोफाइल पे रहें। मैंने कहा मैं थोड़ा प्रोफाइल और बढ़ाऊंगा, क्योंकि अब हम इन चीज़ों में पीछे नहीं हट सकते। अब तो आमने सामने हैं। गिनती के हम कुछ लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं बाहर बैठ के। वहाँ पे आपको अपने फेसबुक के डीपी पे लगाना होगा पाक फौज जिंदाबाद। और एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के आर्मी जनरल्स, कर्नल जो भी हैं, वो हमें पैट्रियोटिज्म के सर्टिफिकेट बांटते हैं, लेकिन जिस दिन वो रिटायर होते हैं ना, अगले दिन सामान, बीवी बच्चे लेके यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। जनरल राहिल शरीफ थे इनसे पहले, बाजवा से पहले, सऊदीया में रहते हैं। कियानी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मुशर्रफ दुबई में रहते हैं। बाकी जनरल्स को ले लें, ISI चीफ अहमद शुजा पाशा दुबई में, ज़हीरुल इस्लाम दुबई में। आपको ट्विटर पे जाएं, आपको एक से एक इंडियन रिटायर्ड ऑफिसर मिलेंगे, कर्नल हैं, जनरल हैं, जो अपने देश का डिफेंड कर रहे हैं। पाकिस्तानी कोई रिटायर्ड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? माल बना रहे हैं भाई, बाहर बैठे हुए अय्याशियाँ कर रहे हैं। कनाडा में पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मीज की कॉलोनीज हैं पूरी पूरी। ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, मैं प्रोफेसर डॉक्टर YD शर्मा, मेरा प्रश्न थोड़ा सा एक समग्रता को लिए हुए है। चूंकि किसी भी देश के जो एक स्तंभ देखे जाते हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में आपने चर्चा करके बताया है कि क्या स्थिति है। आर्मी ऐसी है तो फिर पुलिस का तो अपना एक अलग ही वो होगा। तो मेरा कहना यह है कि फिर आप एक पाकिस्तान को राष्ट्र के रूप में कैसे ये लोग स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सभी जगह फेल है। आपसे अधिक अच्छे प्रकार तो कोई और नहीं इस बात को बता पाएगा, क्योंकि आप एक कराची जैसे शहर के मेयर भी रहे। तो मेरा जानना यह है, अब आप भारतवर्ष को देखें तो यहाँ पर तीनों की स्थिति बहुत एक अच्छे रूप में है, तो उसको कैसे आप एक समग्र राष्ट्र के रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ कि एक खाने की चीज़ आप लेने जाते हैं ना, तो उसके पीछे एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना। पाकिस्तान की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है। जब एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती है ना खाने पीने की चीज़, तो वो फूंगी मारती है, आसपास की चीज़ों को ख़राब करती है। पाकिस्तान इस वक्त यही कर रहा है, अफ़गानिस्तान को ख़राब कर रहा है, भारत को ख़राब कर रहा है, हर तरफ। अब मैं इस इतने बड़े टीवी चैनल पे खड़े होकर कह रहा हूँ, अपनी वीडियोस में तो कहता ही हूँ, सिंधु देश आज़ाद होना चाहिए, बलूचिस्तान आज़ाद होना चाहिए। पख्तूनों को अगर ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना है तो KPK पाकिस्तान का पख्तून में चला जाए। अब पाकिस्तान मतलब इस दुनिया के लिए खतरा है, पूरी दुनिया के लिए, ख़ास तौर पर रीजन के लिए। और पाकिस्तान, आपके एक एजुकेशन मिनिस्टर थे अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने कहा था 47 में इंडिया के मुसलमानों को कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, वो देश 25 साल बाद आधा टूट जाएगा। तो वो टूट गया इस पाकिस्तान। और उन्होंने कहा था कि इसके 25-30 साल बाद बाकी भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब वो एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है। अब दुनिया को चाहिए कि ये किसी के फ़ायदे का मुल्क नहीं है, किसी का भला नहीं कर सकता। अब इसका कोई हल करो। ये बुझने वाला जो दीपक होता है वो बुझने के पहले फड़फड़ाता है। हाँ, तो पाकिस्तान की अभी फड़फड़ाहट चालू है। अभी तो रशिया वाले मामले में पढ़ के तो फंस गया है बिल्कुल। क्योंकि इमरान खान एक ही मिला था पुतिन साहब को, जिसको स्टूपिड कहते हैं,
जिसको वो एन हमले वाले दिन रशिया में लाके बैठा, दुनिया का कोई छोटे मुल्क का सदर भी नहीं गया। और देखिए ना, मतलब पाकिस्तान देश का चरित्र कितना टांग ऊपर करने का है। पाकिस्तान आर्मी की मेजॉरिटी जो सारे इक्विपमेंट्स है वो सारे यूक्रेन से खरीदे जाते हैं। मेजॉरिटी टैंक से लेके ज्यादातर इक्विपमेंट यूक्रेन से हैं, और लड़ाई में वो रशिया के साथ जाके खड़ा हो रहा है। अब फंस गया है। अमेरिका ने कल $55 मिलियन की पेनल्टी लगा दी, रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने, कि भाई नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। 55 मिलियन से शुरू हुआ है अभी। अभी आप देखें, वो जो सुरेश भाई कह रहे थे टिमटिमारा है, अब ये बुझने वाला है। थोड़ा हमें धक्का देना पड़ेगा इसको। सर, जब आप कराची में मेयर थे तो आपने आर्मी के बारे में तो कायरता पूर्वक बता ही दिया कि कैसी आर्मी थी। आप पुलिस के बारे में बताइए कि उनका कैसा क्योंकि व्यवहार आप पुलिस में थे। हाँ देखें, पहले तो यह है कि पुलिस अपना काम उस वक्त कर सके जब आपको इंटरफेरेंस ना हो कहीं से। जब आर्मी ही, कराची में रेंजर्स है, रेंजर्स आर्मी की ही एक बटालियन है। सिंध और पंजाब में रेंजर्स मौजूद है, शहरों में, गांव-गांव में। इसका हाजिर सर्विस डीजी होता है ना, जो वो हाजिर सर्विस आर्मी जनरल होता है। इसी तरह बलूचिस्तान और केपीके में एफसी है, फ्रंटियर कोर, वो भी हाजिर सर्विस ऑफिसर्स के ऊपर वो होती है। तो आप बताएं पुलिस काम कैसे करेगी जब हर चौकी के ऊपर आपका रेंजर्स बैठा है। कराची की हर मार्केट से रेंजर्स भत्ता उठाती है। आपको मैं एक बात बताता हूँ। भत्ता मतलब हफ्ता, मतलब एक्सटॉर्शन। हाँ, मार्केट से उठाती है। और मैं ये गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ, मतलब आर्मी उठाती है। हाँ, रेंजर्स। तो फिर चोर क्या उठाते हैं, डकैत क्या उठाते हैं? उनको खुली छूट मिली हुई है हमारे यहाँ। मतलब अगर आर्मी वाले ही डकैत है तो फिर डकैत क्या करते हैं पाकिस्तानी? हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर बगैर हिस्सा दिए इन लोगों को, आर्मी और पुलिस को, कोई चोर चोरी कर लेना, 2 मिनट में पकड़ा जाता है। वो कहते हैं तुमने हमें हिस्सा नहीं दिया, तुम कहाँ से आ गए? तो बगैर इनकी मिली भगत के कोई जुर्म नहीं होता। पुलिस भी हमारे यहाँ बहुत ख़राब है, बहुत करप्ट है, बहुत जालिम है। लेकिन अगर रेंजर्स जो ये सारे काम करती है, कराची में पानी आपको नलकों में नहीं मिलेगा। कराची में पानी टैंकर से आता है, वो घर घर में टैंकर से पहुंचाया जाता है। क्यों? इसलिए कि टैंकर सर्विस रेंजर्स चलाती है। कमर्शियल आर्मी रेंजर्स चलाती है कराची के। मैंने ये सुना है कि पाकिस्तान आर्मी बिजनेस करती है, रेस्टोरेंट चलाती है, फिल्म थिएटर चलाती है, पानी के टैंकर चलाती है, ये सब होता है। 60% कराची के अब शादी हॉल आर्मी चला रही है। दलिया फैक्ट्री, सीरियल फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, इवन गोश्त की मार्केट आर्मी के पास है। अस्करी ज़बीहा, कुर्बानी का टाइम आता है, जो ईद की जो उस पर पब्लिसिटी आ जाती है, अस्करी ज़बीहा से कुर्बानी कराएं। खालें तक जो जानवर कटता है इसके बाद खालें होती हैं, वो अरबों रुपए की होती हैं, वो आर्मी ले जाती है, छोड़ती कुछ नहीं है। आम आदमी सिसक सिसक के जी रहा है पाकिस्तान में। अजाकिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है भारत भूमि में। मैं उमानंदन, विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी है, और मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हमारे और आपके सबके पूर्वज एक थे, सनातन धर्म से निकले। वो कब दिन आएगा जब वो पूरा समाज वापस हिंदू बनेगा, और उसकी आप पहल कर रहे हैं, और उसका क्या किया जा सकता है कि ये जो डर के गए थे उधर, अब तो उनको ऐसा भारत जैसा देश मिला है कि अब कोई डर नहीं है, वापस आ जाएं, आपकी तरह आ जाएं, जितेंद्र त्यागी जी की तरह आ जाएं। वो कब आएगा, कैसे आएगा? देखें, मैं अपने सफ़र की बात बताऊं। मैंने 7 हज किए हैं, मैंने सैकड़ों उम्रे किए हैं। मैंने 2000 मुझे है ना, जब यूरोप में मैं रहना शुरू किया ना, तब मुझे ये सब हज वगैरह मैंने इससे पहले किए थे, ठीक। जब मैं यूरोप में रहना शुरू किया तो कुछ सवालात मेरे जहन में उठते थे इस्लाम के हवाले से, कई चीज़ों के हवाले से। मैं जवाब ढूंढता था, क्योंकि मैं खोजी आदमी हूँ। आप मेरे प्रोग्राम भी जो देखते हैं तो मेरी खोज की बुनियाद पे सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं जवाबात ढूंढता था। मैंने क्रिश्चियनिटी स्टडी की, थोड़ा बहुत जुडाइज़म को देखा। मुझे किसी ने गीता भेज दी, अभी लंदन में 4 साल पहले। मैंने जो गीता पढ़नी शुरू की, तो वैसे तो आपको पता है कि ये एक डिफ़िकल्ट बुक है, समझ में आपको आएगी नहीं, लेकिन मुझे अपने जवाब मिलने लगे। पहला सवाल तो मेरा ये था कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता।
अगर तुमने अल्लाह की इबादत नहीं की तो तुम जन्नत में जहन्नम में जाओगे। मेरा सवाल ये है कि जब हमको सबको अल्लाह ने पैदा किया उसकी मर्जी के बगैर, तो अपने पैदा किए हुए को जहन्नम में कैसे भेजेगा? गीता कहती है कि आपने जो कर्म करने करो उसका फल आपको यहीं मिलेगा। हमारे यहाँ जोर दिया जाता है कि ये जिंदगी आर्जी है, इसका ना सोचो, इसको जहन्नम बना दो दुनिया को, लेकिन उस जन्नत का सोचो जहाँ 72 हूरें वेट कर रही हैं, जहाँ पे शराब की नहरें हैं। मैं सोचता था कि आज तक कोई वापस आके किसी ने बताया है कि हाँ भाई मैं जन्नत देख के आया हूँ, जहन्नम देख के आया हूँ। यहाँ पे ये कहते हैं इस दुनिया को जन्नत बनाओ। आज का साइंटिस्ट, अमेरिका यूरोप का साइंटिस्ट आपको कहता है कि क्लाइमेट का ख्याल रखो, बहुत ख़राब हो गया है, ऑर्गेनिक फूड खाओ। हज़ारों साल पहले आपको वेदों ने कह दिया था कि ऑर्गेनिक फूड खाओ, अपने फल फूल का ख्याल रखो, जानवरों का ख्याल रखो। ये सब चीज़ें आम आदमी को समझ में आती हैं कि दिस इज़ द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। अब आपका सवाल कि कब घर वापसी होगी, तो जब आप एक कौम को मदरसों में पढ़ाएंगे, 4 साल की उम्र में बच्चे को भेजेंगे जिसको पहला ये कहा जाएगा कि आरिफ भाई आप हो मुसलमान, अल्लाह ने आप पे करम किया है, आप जन्नत में जाओगे। ये सुरेश भाई बहुत अच्छे ख़ानदान के हैं, सारी ज़िंदगी इनके ख़ानदान ने करम किए, लेकिन जन्नत में नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह इन्होंने नहीं पढ़ा। ये जब मदरसे में बच्चे को पढ़ाया जाता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो नफ़रत करना शुरू कर देता है सुरेश भाई से, हिंदुओं से। ये चीज़ों को बदलना है। और जो इनकी बात को मैं जोड़ देता हूँ, ये पाकिस्तान से बाहर है और इसलिए बोल रहे हैं मदरसे के खिलाफ, ऐसा नहीं है। आप गूगल करके देखिए, अभी पाकिस्तान के आर्मी जनरल ने भी कहा है कि हमारे मदरसे ही आतंकवादी बनाते हैं। मतलब जो वहां अभी है वो भी बोल रहा है। तो आपकी बात की पुष्टि होती है। बिल्कुल है। और ये मदरसे जब तक चलेंगे तो घर वापसी कैसे होगी? भाई फ्रांस में एक लड़का है यंग, 18-19 साल का, भी 2-3 साल पहले अजाइलम ली। वो चार्ली हेब्दो ने कार्टून बनाए थे। उस लड़के ने क्या किया कि चार्ली हेब्दो के ऑफिस के नीचे गया और 4 लोगों को गर्दन काट दी। वो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का कारकुन था, फ्रांस में रह रहा है 2-3 साल से, लेकिन इसका माइंड वहाँ का बना है। उसामा बिन लादेन इंजीनियर था लेकिन जिहाद कर रहा था, इसलिए कि बेस आपकी मदरसे में बनी है। आप शुरू से एक अब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बाकी सबसे नफरत करते हैं, जन्नत को ढूंढते रहते हैं कि जन्नत मिल जाए। गरीब आदमी फिर जन्नत का शॉर्टकट ये ढूंढता है कि किसी हिंदू को, क्रिश्चियन को मार दो, जन्नत पहुंच जाओगे। जैसे आज पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को रोज़ की बुनियाद पे 3 लड़कियां अगवा होती हैं, उनको फोर्स्ड कन्वर्जन होता है। जब वो फोर्स्ड कन्वर्जन करके, रैप करके, फोर्स्ड कन्वर्जन करके उसकी शादी होती है, तो लड़के की गरीब है लेकिन पूरे गांव में उसको फिराया जाता है, हार पहनाए जाते हैं, इज्जत होती है, और वो उसको गारंटी दी जाती है कि अब जन्नत तुम्हारी पक्की, सारी ज़िंदगी गुनाह करो। अब मेरा बेसिक आपसे सवाल है, पूरी दुनिया के मुसलमानों से, मैं सारी ज़िंदगी गलत काम करूं, रैप करूं, चोरी करूं, डाके डालूं, बंदे मारूं, लेकिन चूंकि मैं सिर्फ कलमा पढ़ता हूं इसलिए मैं जन्नत में जाऊंगा। सुरेश भाई सारी ज़िंदगी अच्छे काम करें, सारी दुनिया का ख्याल रखें, ज़िंदगी गुजार दें अच्छे कामों में, जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे? सिर्फ इसलिए कि कलमा नहीं पढ़ते। इस सवाल का जवाब मुझे वहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला। घर वापसी के लिए काम करना पड़ेगा। मैं पॉलिटिकली पाकिस्तान के बारे में तो प्रोग्राम करता हूँ, मैं सनातन पे भी वर्किंग कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं लोगों को बताता हूँ, जिसके मुझे फतवे मिलते हैं, धमकियाँ मिलती हैं, मुझे परवाह नहीं है। ठीक है ना, जितना जी लिए बहुत जी लिए, 57 साल की उम्र है, आगे जितनी ज़िंदगी है रहेगी, बोलूँगा वही जो मेरी समझ में आता है। ना मैं किसी हिंदू को खुश करने के लिए कहता हूँ, ना किसी मुसलमान को नाराज़ करने के लिए। और इसमें हम ये कहते हैं कि हम ना केवल हिंदू धर्म के दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहे, बल्कि हिंदू धर्म में जो अज्ञान है, हमारे यहाँ पर भी जो कुछ कुरीतियाँ हैं, हम उसको भी ठीक करें। हम दावा करते हैं कि हम एक तरफ गद्दारों को मारेंगे भी और दूसरी तरफ हम एक ऐसा आदर्श हिंदू समाज बना के दिखाएंगे कि सारे पाकिस्तानी क्या विश्व के बाकी लोगों को हिंदू धर्म में आना होगा। बिल्कुल आना पड़ेगा, ये घर वापसी होगी। और ये केवल हम नहीं कह रहे, देखिए हमारे यहाँ पर पूर्व जो हमारे कई बड़े बड़े महापुरुषों ने इनकी भविष्यवाणियां की हुई है, और जो भविष्यवाणियां सच होती जा रही है।
तो इसलिए ये सब होना है, और उसके पुरोधा आप बने ऐसी उनकी अपेक्षा थी, इतना ही था। अगला प्रश्न लेते हैं। मैंने पीएचडी की है एंग्लो अमेरिकन इम्पैक्ट ऑन द इंडो पाक रिलेशन। मैं इस पे नहीं पूछूंगी। मुझे पाकिस्तानी भाइयों के साथ रहने का बहुत लंबा अनुभव है। वहाँ पर ना हिंदुस्तान है ना पाकिस्तान है, एक ही शब्द है खारजी। हमारे जो पाकिस्तानी भाई मेरे घर आते थे तो वो लोगों को जैसे पता लगता था कि मेरी माँ बाप पंजाब के हैं, मैं पंजाब से रिलेटेड हूँ, एक क्षण में मैं उनकी बाजी हो जाती थी। उसके बाद में वो कहते थे बाजी अब मुंह भर भर के बातें होंगी। फिर अगला प्रश्न होता था कि बाजी तुम्हारे अब्बा को भैया मिला था? भैया मेरे हस्बैंड यूपी के हैं। तो मैं कहती थी भैया बहुत अच्छा, जिउंदा रवे, सुहाग पाग थोड़ा बना रवे। उसके बाद में वो इतना जो मुहाजिर थे वो मेरे पति से बहुत प्यार करते थे, मैं उनकी भाभी थी। एक वक्त दफ़ा की बात बताती हूँ कि एक छोटा सा डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर साहब की गोदी में बैठा हुआ था, वो उसको खीर खिला रहे थे। बच्चा एक गले में उसकी बाजू थी, कहने लगा जब मैं बड़ा होऊंगा मैं दिल्ली को बूम करूंगा। तो मैंने कहा बेटा वहाँ तो तेरे ताया जी रहते हैं। तो गले लग के कहता मैं बूम नहीं करूंगा। उन्होंने डॉक्टर साहब ने तड़फ के कहा, जो जिनका बेटा था, कहने लगे इतना पैसा मैं खर्च करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जियारी करके अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़े, मेरे छोटे से बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। मेरा वहाँ का एक अनुभव है कि जो वहाँ पंजाबी है वो पंजाबी हैं, वो रावी नदी के पार से केवल पंजाबियों के अलावा किसी को पसंद नहीं करते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लोग ये कहते हैं ये इंटरनेशनल बाउंड्री कुछ नहीं होती है, पूरा खुला होना चाहिए। बलोचियों की हाल तो मैं क्या बताऊं। केवल सिंध ऐसा प्रदेश है जहां पर सबको स्वागत है, सबको वहां रखा जाता है, प्यार से रहते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? देखें, आपने अपने अनुभव की बात की ना, तो मुझे कल ही एक आदमी ने सवाल किया यहाँ पे इंडिया में कि मुझे बड़ा दिल करता है मैं गुजरांवाला जाऊं, जैसे आप अपने पुरखों की धरती में आए, तो आपका क्या ख्याल है, मुझे मार तो नहीं देंगे? मैं कहा बहुत प्यार मिलेगा। इंडिविजुअल जो इंडियन जाएगा ना, उसको नहीं वो करेंगे, उसको तो प्यार करेंगे, सब कुछ करेंगे। देश से नफरत है, हिंदू धर्म से नफरत है। एक इंडिविजुअल आपका मतलब भारत यूरोप में भी क्या होता है, रेसिज्म। अब एक रेसिस्ट आदमी है, उसके काले भी दोस्त होंगे, अफ्रीकन भी। उससे पूछो कि फिर तुम रेसिज्म क्यों करते हो, कहते हैं नहीं ये बंदा सही है बाकी खराब है। तो यही हाल पाकिस्तानियों का है। यहाँ से जो पंजाब से जाते हैं विजिट करने के लिए, उनका बड़ा मान होता है। आपने जो उदाहरण दिया ये पाकिस्तान के अंदर का है? नहीं ये ईरान का है। हाँ ये बताइए, ये ईरान में जब थी तब की बात है। रहती थी। हाँ, और बाहर तो अब आपके एक्चुअल, क्योंकि आपके प्रश्न से पाकिस्तानी की इमेज बड़ी ये हो गई, इसलिए मैंने पूछ लिया। नहीं, मैं जानता भी था कि आप पाकिस्तान में नहीं थी। आम हिंदू की वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ का जो लोकल हिंदू है वो तो थर्ड क्लास सिटीजन है। मैं अभी जोधपुर गया, वहाँ पे कई सिंधी आए थे। यहाँ पे ये ज़रूरी मैं बात आप लोगों के चैनल के थ्रू पूरे भारत को बताना चाहूँगा। वहाँ पे 30,000 हिंदू सिंधी आए हैं। एक से मैंने पूछा, मैंने कहा कि आप क्यों आए हैं? तो उसने कहा मैं तो वहाँ पे फर्स्ट क्लास सेटल था, मेरी दुकान थी, लेकिन डर था। आपके पास सब कुछ हो और आपको खौफ होगा आपकी बेटी को सुबह उठा के ले जाएगा, आपकी दुकान पे कब्जा कर लेगा। तो मैंने कहा कि क्या डर था? कहता है डर यही था, रोज़ आते थे, धमकियां देते थे, दुकान तुम्हारी छीन लेंगे, बेटी उठा के ले जाएंगे। तो मैंने सब कुछ छोड़ के इधर आया हूँ। बहुत बुरे हालात में झोंपड़े में रह रहा था जोधपुर में, ठीक है, फिर भी खुश था। फिर भी खुश था। और मैंने उसको ये सवाल किया, मैंने कहा तुम्हारे पास चॉइस तो थी, तुम वहाँ पे कलमा पढ़ लेते तो थर्ड क्लास से फर्स्ट क्लास सिटीजन हो जाते, तुम्हारी बेटी भी महफूज। किसी मुसलमान की बेटी थोड़ी उठाते हैं, बेटी भी महफूज, प्रॉपर्टी भी महफूज, तुम भी महफूज, सिर्फ धर्म बचाने आए हो? कहता हाँ। मैं कहा आज 90 करोड़ हिंदू है ना आज दुनिया, इस भारत में, ऐसे ही लोगों की वजह से जिन्होंने धर्म के लिए कुर्बानी दी। आपको मुस्लिम रूल के दौरान जजिया देना पड़ता था, आपके पास आसान हल था जजिया ना देने का, फर्स्ट क्लास सिटीजन बनने का, आप लोग मुसलमान बन जाते। आज जो धर्म बचा है ऐसे ही लोगों की वजह से बचा है जिन्होंने धर्म की खातिर सब कुछ त्याग दिया। आ गए इधर झोंपड़े में रह रहे हैं,
सिर्फ इसलिए कि जय श्री राम कह सकें, अपनी पूजा कर सकें। वहाँ शिवरात्रि होती है, नवरात्रि होती है, मंदिरों में घुस के बेअदबियाँ करते हैं, मूर्तियाँ तोड़ते हैं। यहाँ इनको खुल के अपनी, तो ये है फ़र्क। मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ यहाँ के हिंदुओं को कि ऐसे लोगों को बचाएं। पाकिस्तान में हिंदू के साथ ऐसा अत्याचार होता है कि आपने सुना होगा कि एक नाजी कैंप होते थे जिसमें यहूदियों को रखा था, सिमिलर सिचुएशन। बिल्कुल, बल्कि सभागार की तरफ से, क्योंकि ये वीडियो तो पाकिस्तान में भी देखा जाएगा और हिंदुस्तान में भी देखा जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू है वो हमसे महान है। हम पूरा सभागार उनका इस महानता का समर्थन करता है कि इतना सब कुछ झेलकर भी वो हिंदू बना हुआ है। मैंने पिछले रविवार को सुदर्शन पर बांग्लादेश का एक परिवार दिखाया था जिसमें एक ही घर की 6 विधवा महिलाएं एक साथ अपने पति की मृत्यु के बाद की पूजा कर रही थी। वो केवल उनके पति इसलिए मारे गए, जिसमें 5 भाई और एक पिता थे। वो अपने गांव में बांग्लादेश में मंदिर बनाना चाह रहे थे, इनकी हत्या कर दी गई। मतलब अपने मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोग हैं तो हमसे महान है। यहाँ पर तो भाईचारे के भांग ने वैसे भी सबका दिमाग खराब कर दिया है। तो इसलिए वहाँ के हिंदुओं को आप जो भी आपको मिलेंगे, उन हम सब की तरफ से, यहाँ के करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आप उनको प्रणाम बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा मेरा प्रश्न है, देखिए सीएए पास हुआ, मजबूरी थी उन लोगों के लिए जिनका पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जिनकी स्थिति बहुत खराब थी। महिलाएं बिठा दी गई जगह जगह पर सीएए के विरोध में। अगर ये महिलाएं पाकिस्तानी एम्बेसी पर जाती, वहां पर कहती कि उन छोटी छोटी बच्चियों को जो उठा करके जबरदस्ती मुस्लिम बनाते हो, बुड्ढों को सौंप देते हो, हम धिक्कार करते हैं इस बात पे। और मौलाना हमारे यहाँ के ये कहते हैं कि जिस दिन आखिरत आएगी क्या जवाब दोगे, क्योंकि पैन इस्लामिज्म में विश्वास किया जाता है। तो वो ये बात कह सकते थे, किसी ने नहीं कहा। 100 दिन तक सड़कें घेरी रही और हमारी सहनशीलता देखिए कि हमने उसको सहा। क्या ये उचित था? देखें, मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूं तो मेरा राइट नहीं बनता, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा हाथ जोड़ के सबसे, उन लोगों से जिन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का अगेंस्ट बात की। ये लियाकत नेहरू पैक्ट का हिस्सा था और ये लियाकत नेहरू पैक्ट का हिस्सा था। ये एक कांग्रेस की सरकार और पाकिस्तान सरकार के दरमियान एग्रीमेंट था जिसमें सारे हिंदुओं को यहाँ आने का राइट था, यहाँ वाले मुसलमानों को वहाँ जाने का राइट था। ये तो भारत सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि वो सबको यहाँ लेके आए, क्योंकि तभी आप उनका धर्म बचा सकेंगे। लेकिन होता क्या है कि सरकार ने एक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सिर्फ 35,000 लोगों का है, वो भी 2014 से पहले जो आके इधर रह रहे हैं, उस पर इतना हंगामा, उस पर इतना नहीं। हम तो उसको बदलने की मांग करते हैं, वो अभी वैसे भी लागू नहीं हुआ है। ये सभागार, हम यहाँ पर सीएए पहले पारित कर चुके हैं। यहाँ जनसंसद हुआ करती थी और पहले हम यहाँ कानून पास करते थे, उसके बाद संसद में होते थे। हमने तो ये कानून पास किया इस संसद में कि ना केवल बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के पड़ोसी देश, विश्व में कहीं पर भी हिंदू प्रताड़ित होता है तो उसको हिंदुस्तान की नागरिकता मिलनी चाहिए। आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि पाकिस्तान क्या है, कैसा है, सारा वर्ल्ड जानता है, लेकिन उसका नाम आज भी पाकिस्तान रोशन कौन करता है? यहाँ रहने वाले। क्या कोई ऐसा उपाय है कि यहाँ के मौलवी या ऐसे झंडा गाड़ने वालों को 6-6 महीने पाकिस्तान रहने के लिए भेजा जाए हर 2 साल में? 6-6 महीने क्यों? भेज दो। देखें, जब मिलिट्री जनता ने पाकिस्तान टेक ओवर किया था ना, तो एजुकेशन तो थी नहीं, तो इन्होंने आसान हल ढूंढा। इन्होंने मौलवी को अपने साथ मिलाया और इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नमाज पढ़ने जाता है। नमाज का भी जो पॉलिटिकल पॉइंट में यहाँ पे बात निकली है तो बता दूँ कि जब 1400 साल पहले नमाज इम्पोज की गई, वो इसलिए की गई कि हाज़िरी रजिस्टर होता था वो, कि हर आदमी मस्जिद में जा रहा है, जो नहीं जाता ना तो पूछता था मौलवी साहब आज फला नज़र नहीं आ रहा, चेक करो कहाँ है। तो ये जो इस्लाम है ना पॉलिटिकल है, वो सबको कंट्रोल करना वो होता है। तो पाकिस्तान में हर आदमी नमाज पढ़ने जाता था,
तो मिलिट्री ने कहा कि मौलवी के ज़रिए हम इनकी ब्रेन वॉशिंग करेंगे। तो वो नमाज में हम ऐसे बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं, मौलवी का पूरा अंदर जाता है सारा मैसेज। ये है मौलवी। दूसरा है मौलवी मदरसे का। वो मदरसे में जो आपको मार मार के, सेक्सुअल टॉर्चर करके, फिजिकल टॉर्चर करके आपके साथ जो पढ़ाता है ना, वो फिर सारी जिंदगी आपके साथ रहता है। इसके बाद आप पीएचडी कर लो, कोई फायदा नहीं है। जिस तरह रशिया अपना खोया हुआ इलाका वापस ले रहा है, हमारी भारतीय सेना अगर पीओके को उसी स्टाइल में वापस लेती है तो पाकिस्तान आर्मी कितने घंटे टिक पाएगी? देखें, ये तो भारतीय आर्मी ने डिसाइड करना है, ठीक है। और भारतीय आर्मी को या भारतीय आर्मी को नहीं, भारतीय पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि ये बनाना रिपब्लिक नहीं। पाकिस्तान में हर चीज़ का फैसला आर्मी करती है, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप करती है। ये तो भारत की लीडरशिप को देखना है। आफ्टर ऑल आपका हिस्सा है, आपकी जगह है जो कब्जे में है, पीओके गिलगित बल्तिस्तान। क्योंकि लोग पीओके कहते हैं ना, तो उसको इंक्लूडेड गिलगित बल्तिस्तान है, जो कि पार्ट ऑफ लद्दाख है और आपका बॉर्डर मिलाता है अफगानिस्तान से। वो ये कब्जे में है पाकिस्तान के। आपके ऊपर है कि आप कब ले सकते हैं। अब आपका सवाल कि टिकेगी कितने दिन, तो टिकेगी नहीं, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और भारत को भी पता है, भारत माता की, भारत को भी पता है कि नहीं टिकेगी। क्यों नहीं जा रही? इसलिए कि कुछ इंटरनेशनल भारत नहीं, कुछ इंटरनेशनल नहीं। 24 के चुनाव के पहले पीओके हिंदुस्तान में होगा, आज बता देते हैं। हाँ, अब इनके प्रश्न में मैं एक बात और जोड़ता हूं, क्योंकि इस विषय पर हम कई लोगों को लेते हैं जो कि पीओके में रहते हैं। वो तो स्वागत करने के लिए तैयार है कि इंडियन आर्मी अगर आती है तो वो स्वागत करने के लिए तैयार है, बस हमने तय करने की जरूरत है। मैं कश्मीरी से मिला जिनीवा में, यूनाइटेड नेशंस में। मैंने उससे कहा कि मुझे भारत की स्टेट, उस वक्त स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, और पीओके का फ़र्क बताओ। इसने कहा लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े होकर इस तरफ देखोगे जंगल ही जंगल, इस तरफ देखोगे गंजी ज़मीन, क्योंकि सब खा गए हैं जंगल काट काट के। एक कॉलेज नहीं बनाते पीओके में, गिलगित बल्तिस्तान में एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक यूनिवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सबसे बड़ा जुल्म जो पाकिस्तान ने पीओके गिलगित बल्तिस्तान पे किया है वो है वहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर दी। वहाँ पे पंजाबी जबान चलती है, इधर आएंगे आपको कश्मीरी जबान मिलेगी, इधर आपको कश्मीरी ड्रेस में सब मिलेंगे, वहाँ पे शलवार कमीज में मिलेंगे। खाने, जबान, हर चीज़, रहन सहन चेंज कर दी है। जेल में रह रहे हैं वो, आवाज़ नहीं उठा सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते। इलेक्ट्रिसिटी मंगला डैम से पूरे पंजाब को जाती है, लेकिन कश्मीरियों को सबसे महंगी इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, आज़ाद कश्मीर या पीओके जिसको कहते हैं। बिल्कुल। इन्होंने पीओके पूछा तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के होने वाले टुकड़ों पे बात होना जरूरी है। सिंध के बारे में अभी आपने एक उल्लेख किया, तो हम थोड़ा सिंध से समझना चाहते हैं, क्योंकि स्वतंत्र सिंध का अभियान चलाने वाले लोगों को हम मंच देते हैं। तो सिंध क्यों अलग होना चाहता है? देखिए, सिंध है ना 70% नेशनल एक्सचेकर को देता है पाकिस्तान में। मिलता क्या है? और एक पंजाबी न्यूज़ एंकर ने बताया पूरी रिपोर्ट कि लाहौर की पूरे सिटी का जो टैक्स रिटर्न है ना, वो कराची की 200 मार्केटों में से एक मार्केट से कम है, एक मार्केट से। ओहो। लाहौर कुछ नहीं दे रहा पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में पहली मेट्रो ट्रेन बनी लाहौर में, मेट्रो बस बनी लाहौर में। लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे आप कहेंगे हम यूरोप में आ गए। पूरा इन्वेस्टमेंट लाहौर, फिर दूसरी ट्रेन बनी रावलपिंडी में, तीसरी बनी मुल्तान में, चौथी बनी पेशावर में। जो पाल रहा है कराची, कैपिटल ऑफ सिंध, उसको एक बस सिस्टम नहीं दिया, मेट्रो सिस्टम नहीं दिया, टूटी फूटी बसें, बच्चे छतों पे बैठ के स्कूल जाते हैं, बस की छतों पे, सड़कें टूटी फूटी। तो फिर सिंध के रहने वाले, सिंध की डेमोग्राफी है ना, उसको आर्मी ने सिस्टमेटिकली ख़राब किया। ऐसे क्या कि 79 की अफगान वार के बाद पख्तून बहुत आ गए, और दुनिया में काबुल और पेशावर से ज़्यादा पख्तून कराची में रहते हैं। फिर मुहाजिर हैं जो यहाँ से आए थे, फिर सिंधी हैं, बलोचों की ये ओरिजिनल कराची जो सिटी था ना, वो बलोचों की, मछेरों की आबादी थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। अंग्रेज़ों ने मुंबई इतना ज़्यादा बिजी पोर्ट था कि उसके बोझ कम करने के लिए कराची में पोर्ट बनाई और सिटी बनाया। आज से 200 साल पहले कराची एक छोटी सी मछेरों की बस्ती थी, बलोच मछेरों की। तो कराची में हर कौम रहती है,
कश्मीरी भी आपको ज़्यादातर कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता मिलेगा। तो वहाँ पे अब सिंधी और मुहाजिर जो कि परमानेंट रेसिडेंट हैं उस प्रोविंस के, वो फील करते हैं कि हम खतरे में हैं, हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में है, इसलिए वो कहते हैं। और दूसरा, डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा। तीसरा, रेंजर्स बिठा के पंजाबी आर्मी कंट्रोल कर रही है पूरे प्रोविंस और को। भाषा और कल्चर पे भी डोमिनेशन है। ऑफ कोर्स, पूरी सूफी कल्चर था सिंध का। सूफी कल्चर से मीन्स सेक्युलर, सिंधी हमेशा सेक्युलर रहे राजा दाहिर के ज़माने से। राजा दाहिर ने प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली को पनाह दी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा ये मेरे हवाले कर दो, हम चले जाएंगे। राजा दाहिर ने कहा मर्द का बच्चा हूँ, उनको शरण दी है, मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। उसने अपनी ज़िंदगी, अपना राज गंवाना मंजूर किया, ज़बान से फिरना मंजूर नहीं किया। सिंध ने हमेशा लोगों को वेलकम किया है, जैसे हिंद। लेकिन सिंध की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वहाँ मदरसा कल्चर आम हो गई है। मियाँ मिट्ठू नामी एक आदमी बैठा है, वो माइनॉरिटीज़ की लड़कियों को उठा के कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पूरी सिंध का जो सेक्युलर स्टेटस था ना, जो वो ख़राब हो रहा है। सिंधी और मुहाजिर अब फील कर रहे हैं कि सिंधु देश बनना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों से ये भी शेयर करूँगा कि मुझे किसी ने पूछा कि भाई साहब तुम पाकिस्तानी हो, तो मैंने कहा नहीं, मैं इंडियन हूँ। नेशनलिटी नहीं है, इसलिए कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो गुजरात में मेरे फादर मदर पैदा हुए, मैं सिंध में पैदा हुआ हूँ। या तो नेशनल एंथम चेंज करो या फिर मुझे पाकिस्तानी ना कहो, इंडियन। और सिंध को आजाद करने में मराठा मदद करेगा, चिंता बिल्कुल मराठा मदद करेगा। खैर, दूसरा जो बलूच वाला है उस पर भी चर्चा कर लेते। बलूच का हर नेता जो भी आता है, नेता हो नीति हो, सुदर्शन में आते हैं, हम उनको स्पेस देते हैं। उनमें भी बहुत बड़ा वर्ग है जो पानीपत के लड़ाई में आया था महाराष्ट्र से, और अब्दाली उनको गिरफ्तार करके लेके गया। बाद में उसके ध्यान में आ गया कि इतनी बड़ी फौज अपने देश में अगर लेके जाएंगे तो आज तो ये कैद है, लेकिन जब वहां जाएंगे तो ये विद्रोह करेंगे तो उस देश को जीत लेंगे। तो उसने कुछ अफगानिस्तान में भेज दिए, कुछ बलूचिस्तान में छोड़ दिए, रेगिस्तान में, लेकिन आज वो वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंध पहले होगा कि बलूच पहले होगा, आप क्या मानते हैं? देखिए, सिंध है ना, वो लीगली तो पाकिस्तान का पार्ट है। बलूचिस्तान इज नॉट लीगली पाकिस्तान पार्ट, ऑक्युपाइड है। 1947 11 अगस्त को आज़ाद हो गया था। कराची जो कि उस वक्त पाकिस्तान का कैपिटल था, वहाँ इसकी एम्बेसी थी। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने उनकी सॉवरेंटी को एक्सेप्ट किया था और उनको गारंटी दी थी कि आपको कोई वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन 1948 में जिन्ना ने आर्मी भेजी और खान ऑफ कल्लात के सर पे बंदूक रख के, जो कि उनका बेटा खान अहमद दाऊद जो कि लंदन में रहते हैं, सुलेमान दाऊद लंदन में रहते हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बार बार कहा कि मेरे पिताजी के सर पे बंदूक रख के एक्सेशन ट्रीटी साइन कराई गई। तो बलोच तो अपनी आज़ादी की लड़ाई 48 से लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि बलोचों को और बगैर सपोर्ट के लड़ रहे हैं। आप देखें कि कश्मीर है ना, वो लीगल पार्ट ऑफ इंडिया है इन ए सेंस कि 1948 में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो लीगल कस्टोडियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरी सिंह और मुस्लिम मेजॉरिटी लीडर शेख अब्दुल्ला दोनों चल के खुद आए दिल्ली, फौज नहीं गई थी इंडिया की, और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब से रिक्वेस्ट की कि हम आपके साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन करना चाहते हैं, हम इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं। कोई इसमें एम्बिग्यूटी नहीं रह जाती। क्यों? लीगल कस्टोडियन जो थे महाराजा हरी सिंह थे। अब आप कहें कि मुस्लिम मेजॉरिटी, तो मुस्लिम मेजॉरिटी लीडर शेख अब्दुल्ला थे, अनडिस्प्यूटेड। उन्होंने आके कहा तो ये भारत का हिस्सा था। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? टेररिज्म कर रहा है, टेररिस्ट भेज रहा है, इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, प्रॉक्सी कर रहा है। बलूचिस्तान का कोई मदद नहीं कर रहा। बलूचिस्तान की को मदद की ज़रूरत है। अभी मेरा ख्याल है 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले 12 बलोच कर्मचारी नौशकी और पंजगोर में RFC के जो आर्मी की जो बटालियन है उसके हेडक्वार्टर में घुस गए, 157 फौजी मार दिए। इनका हौसला देखें। और ये एक जंग है, मैं नहीं कह रहा कि वो टेररिज्म कर रहे हैं, ये जंग है, स्वतंत्रता के योद्धा है, बिल्कुल आजादी की जंग लड़ रहे। अब इसका मतलब पाकिस्तान कितने टुकड़ों में टूटेगा? 4। कौन से?
सिंधु देश, बलूचिस्तान। अब केपीके का मामला है कि आया वो अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं, ग्रेटर अफगानिस्तान के, आफ्टर ऑल ड्यूरेन लाइन आर्टिफिशियल लाइन है, या आज़ाद पख्तूनिस्तान बनाते हैं, और एक होगा लैंड लॉक पंजाब जो मोहताज होगा सिंध का, मोहताज होगा बलूचिस्तान का, और मोहताज होगा भारत का। 5 टुकड़े होंगे, 4 हुए, 4 टुकड़े, हाँ 4 टुकड़े होंगे, और POK गुलाम की कश्मीर किस्मत इधर आ तो है ही जाएगा आपका। हाँ, तो फिर ये कब तक होने की उम्मीद है? कल हो जाए भाई, हम तो खुश हो जाएंगे। कल हो जाए तो हम जा सकेंगे वापस उधर। और लेकिन एक बात है कि बांग्लादेश बना ना, तो भारत ने एक नेक नियति से बंगालियों की मदद की। आज़ाद हो गए, भारत बिल्कुल दूर हट गया, ये गलत है, क्योंकि आईएसआई ने टेक ओवर कर लिया। मुजीबुर रहमान का कत्ल हो गया, इसके बाद जियाउर रहमान आया, खालिदा जिया आई। जब खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर थी तो पाकिस्तान में कहते थे हमारी ये आईएसआई की एजेंट है। तो भारत को, मैं नहीं कह रहा कि उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन थोड़ा क्लोजनेस होनी चाहिए थी, जिससे क्या हुआ कि आज हिंदू बांग्लादेश, बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन करता हूं कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता हमने हमारे बलिदान से दी। होना ये चाहिए था कि अगले 50 साल तक, जैसे जापान पर अमेरिका ने कंट्रोल रखा कि आप अपनी सेना नहीं रख सकते, अगर बांग्लादेश में अपना सेना नहीं रख सकते, भारत की सेना उनकी रक्षा करने की एग्रीमेंट होती, तो किसी भी मिनट बांग्लादेश का नाक दबाया जा सकता था, जो आज हम दबा नहीं पा रहे। तो ये इंदिरा जी का एक अच्छा निर्णय पर ये गलती भी है, ये भी हमको स्वीकार करनी चाहिए। और ये चीज गलती अब सिंधु देश के साथ, नहीं हो, पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं। थोड़ा अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आप इंटरनेशनली इतना घूम रहे हैं, और पाकिस्तानी पासपोर्ट, अब तो पाकिस्तानी नहीं रहा, अब तो ब्रिटेन के आप हो गए, फ्रेंच हो गए, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री आने के कारण कई जगह अड़चन भी आती होगी। बहुत आती है। एक बार मैं लंदन से बेल्जियम जा रहा था यूरोपियन पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करने, तालिबान के ऊपर। तो मेरे पास बैग था, उसमें पैम्फलेट वगैरह थे, तालिबान, टेररिस्ट, ये वो। मैं ट्रेन स्टेशन पर पहुंचा, लंदन से ब्रसल्स की ट्रेन। तो मुझे उसने कहा कि पासपोर्ट, तो मैंने पासपोर्ट दिया। वहाँ पे एक धब्बा लगा हुआ है मेरे पासपोर्ट पे, धब्बा वो है प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान। वहाँ आपके फ्रेंच, अमेरिकन सब नेशनलिटी फारिग हो जाती है, अलग लाइन में आओ भाई, तुम तो महारथी हो, ठीक है, टेररिस्ट हो। उसने मेरा बैग खोला, ऊपर पैम्फलेट आए, एक हंगामा मच गया, चारों तरफ से वो आ गए। तो ये आम है हमारे साथ। मोहम्मद नाम शुरू होता है मेरा, पाकिस्तान बाय बर्थ प्लेस, हमें अलग ही प्रोटोकॉल मिलता है हर जगह। आरिफ साहब, जैसे कि आपने अभी बोला, मैं सऊदी अरब में रह चुका हूँ 1 साल, और पाकिस्तानियों की क्या इज्जत सऊदी अरब तक में है, और विदेशों की छोड़िए, मगर सऊदी अरब तक में पाकिस्तानियों की क्या इज्जत है वो मैंने अपनी आंखों से वहाँ देखी है। इतना बुरा हाल है कि क्या कोई जवाब ही नहीं उसका, मतलब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। मगर आपने जैसा भी बलूचिस्तान के लिए कहा, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को ही आज़ाद हो जाना चाहिए, वहाँ की आवाम को आज़ाद हो जाना चाहिए? उसकी आज़ादी के लिए भी आपने कुछ सोचा है? यानी कि जैसे कि जो आप पाकिस्तानी, जो हम लोग आपके भाई बंद लोग हैं, विदेशों में रह रहे हैं, क्यों नहीं कोई एक मुहिम चलाते कि जिससे कि हम आपकी पाकिस्तानी आवाम कम से कम सुकून से रह सके? देखें, सऊदी अरब में मेरा भी बचपन गुजरा है, मैंने जवानी के भी कुछ साल गुजारे हैं, और पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत बुरे हालात में रहता है, ठीक है, गुलामों से बदतर हालत में। एक चीज़ मैंने अपने इंटरनेशनल अनुभव में नोट की है, मैं दुबई में भी काम किया है, दुबई में आपको पता है बहुत सारे इंडियन हैं, कि मैंने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी के मुकाबले में इंडियन को मोर प्रोफेशनल ऑनेस्ट मानते हैं। तो उनको पता है कि ये हमारे साथ धोखा नहीं करेगा, ये 100% अपनी सर्विसेज देगा, जो भी इसको हम सैलरी देंगे ये अपना 100% देगा, कहीं धोखा नहीं देगा, कहीं पीठ में छुरा नहीं मारेगा। पाकिस्तानी के बारे में ये एक आम सोच है लंदन में। इतना ही नहीं, बल्कि मैं कई देशों में गया हूं जहां पर रेस्टोरेंट के नाम के ऊपर इंडियन लिखा होगा, लेकिन चलाने वाला पाकिस्तानी होगा, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान नाम से रेस्टोरेंट नहीं चल सकता। देखिए, मसला ये है कि हमारा पाकिस्तान की जो कौम है ना, बदकिस्मत कौम है। क्यों? इनके पास अपना कुछ भी नहीं है, इनके खाने जितने हैं ना इंडियन खाने हैं, इनकी जबानें जितनी है ना, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, ये सब इंडियन जबानें। आरिफ साहब, जब
उनका मजहब ही अपना नहीं है, जो पाकिस्तानी है उनका मजहब ही अपना नहीं है। वाह, बहुत अच्छे, वाह। हाँ। अभी मैं दुबई में 2 शोज बने इंटरनेशनल, उनमें थी, तो उसमें मिडिल ईस्ट में जितने काम करने वाले थे, आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं 2 शोज बने थे इंटरनेशनल, तो उसमें मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान के आपस में मैच था। तो एक एक होटल में हम लोग 22-22 दिन रहे हैं, जिसमें सारे ये वहाँ के लोग थे। तो वहाँ पर जाते जैसे मैं एयरपोर्ट से उतरी, रहमान आया मुझे लेने, पाकिस्तान का। उसने कहा पैरी पहनना मासी जी, विदेश में पहली बार गई हूँ और अपनी जुबान सुन के बड़ा अच्छा लगा। फिर याद आया है तो हमारी तो गए हैं बहनें, बहनें तो मासी होती हैं, यहाँ मुझे थोड़ा अच्छा लगा। जब वहाँ पहुँची तो एक उन्होंने होली पे गाना मांगा, मैंने फटाफट होली का गाना लिख के हिंदी में पकड़ा दिया, क्योंकि बातें सब हमारी तरह कर रहे थे, कागज घूमता रहा जगह। मैंने पूछा तुम्हें पढ़ना नहीं आता, बोल रहे हो? कहते हमारे यहाँ हिंदुस्तानी बोली जाती है पर पढ़ते उर्दू है। अच्छा। मैं को बड़ा इम्प्रेस किया। अब वहाँ पर सारे जितने बैठे थे, कहते हैं कि मुसलमान अल्लाह के आके ही झुकता है, वहाँ मुझे ये सब अम्मी कहते थे, और जो हिंदुस्तान के थे वो मम्मी कहते थे। जब वो शोज़ में स्टेज में जाते तो अपना सामान मेरे पास रख के जाते, और पाकिस्तानी को नहीं दे के जाता था, पाकिस्तानी या दूसरे वाले को मेरी गोदी में रख के पैर छू के जाता था। और सबके बीच में मैं रहती थी, तो जब मम्मी बनी हूँ तो खाने पीने का भी मैं ध्यान रखती थी। तो मैंने उनसे हर एक की एक इच्छा थी, किसी तरीके से हम हिंदुस्तान चले जाएं। कोई नहीं अमेरिका ढूंढता था, कोई कुछ नहीं ढूंढता था, हिंदुस्तान हम किसी तरीके से आ जाएं। तो मुझे याद आता कि हमारे वाले यहाँ जब पाकिस्तान का नाम जपते हैं, वहाँ का कोई जीतता था क्रिकेट पे तो खुशी मनाते थे, तो इनको मैं लानत मारने को दिल करता था। तो ये क्यों इतना, जब हिंदुस्तान से वहाँ की आवाम जनता प्यार रखती है, तो क्या मकसद है पाकिस्तान का? उसका नाम ही हिंदुस्तान कर दो, कलेश सारा ही निपट जाएगा। होगा होगा, जल्दी होगा। देखें, मसला ये है कि एक पाकिस्तानी कौम है ना, बदकिस्मत कौम, बदकिस्मत कौम। वो इसलिए है कि आपकी जड़ें, जैसे मैंने अपनी जड़ों को पहचान लिया। मुझे वो कहते हैं कि यार तुम फख्र से कहते हो कि तुम्हारे पुरखों का धर्म हिंदू था। मैंने कहा तो झूठ तो नहीं है ना भाई। तो अफगानिस्तान से लेकर थाईलैंड तक सबका ओरिजिन है ना भारतीय है, हिंदू ही। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तानी कौम है ना, उससे भागती है, कभी तुर्क बन जाती है, कभी अरब बन जाती है। पाकिस्तानी छोड़िए, अभी यहाँ पर भी ये देवबंदियों का प्रभाव है कि वो कहते हैं कि तुम हिंदू की नहीं आदम की औलाद हो, मतलब हिंदू की है, इससे वो बचते हैं। खैर, आदम भी हिंदू था। आदम भी हिंदू था क्योंकि तब इस्लाम नहीं था। अच्छा, ये क्योंकि अभी आपने बात की और अभी अभी आप गुजरात जाके आए हैं, जयपुर जाके आए हैं, तो आपका हिंदुस्तान में क्या अनुभव रहा? इनके प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में मैं पूछ रहा हूं। देखें, एक सपना था, सालों से देख रहा था कि मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, अपने पुरखों के देश जाऊंगा। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैं भारत में बैठा हूं। आज सुबह लंदन से एक दोस्त का मैसेज आया कि आरिफ भाई तबीयत कैसी है, सब ठीक है? मैंने कहा यार रोना आता है, अब वापस जाने का टाइम आ गया है। ठीक है, क्या देश है। मैं आप लोग इधर बैठे हो इसलिए नहीं कह रहा, मैंने जो मोहब्बत देखी है इधर गुजरात में, मेरे गांव में जब मैं घुसा हूँ और जो मेरा स्वागत हुआ, तो मैं 2 घंटे रोया होऊंगा कम से कम, वहीं पब्लिकली रो ही रहा हूँ, चुप्पी, आंसू ही नहीं रुक रहे। इसलिए कि मुझे याद आया कि 75 साल पहले मेरे बाप दादा सब रात के अंधेरे में यहाँ से भागे थे, चले गए थे। आज मुझे इतना प्यार मिल रहा है, पूरा गांव जमा था, 24 घंटे में रहा, 24 घंटे मेरी खिदमत होती रही। मैं जान पहचान नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन मट्टी एक है। ठीक है, मैं गुजरात में जहाँ गया, जयपुर से मेरा क्या ताल्लुक था, मेरा राजस्थान से कोई कभी हमारे ख़ानदान का नहीं रहा कुछ। वहाँ इतना प्यार कि शिकायतें आने लगें कि अरे भाई मिलोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। तो प्रोग्राम रखना पड़ा, पब्लिक प्रोग्राम एक दोस्त ने अरेंज किया अपने हॉल में, और वहाँ पे मेरा ख्याल है 50-60 लोग जमा हो गए 1 घंटे के नोटिस पे। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं,
देखिए यहाँ पर भी ये सारे बड़े बड़े लोग हैं, इसमें कई वकील है, व्यवसायी है, आर्मी वाले हैं, एक्टिविस्ट है, स्पेशली आज वर्किंग डे के बाद आपको मिलने आए हैं, या आपका हिंदुस्तान में स्वागत करते हैं। मैं हर जगह मुझे जो प्यार मिला है, मान सम्मान मिला है, तो इसलिए नहीं मिला कि मैं कोई यहाँ पे खुश करने के लिए बात करता हूँ। मैंने एक मोटो रखा है अपना, सच बोलो। मुझे जो समझ में आ जाती है स्टडी करने के बाद चीज़ मैं सामने रख देता हूँ। मुझे मुसलमान जब एतराज़ करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे आर्ग्यूमेंट से झूठा साबित कर दो, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन अगर फतवे की तलवार लेके आओगे ना, तो मुझे परवाह नहीं है भाई, लेके आओ, मैं नहीं सुधरने वाला, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। अच्छा, आपने ये कलावा भी बांधा है और मैंने आपके कई कार्यक्रम देखे जिसमें मंदिरों में गए आप वगैरह वगैरह, तो ये सारा देखने के बाद बचा खुचा जितना इस्लाम होगा वो भी फतवे ने आपको इस्लाम से बाहर करवा मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ। देखें, मैं स्वामी नारायण के मंदिर कल गया था, इन्होंने ये बांधा। सोमनाथ जी के मंदिर परसों गया था, उन्होंने ये बांधा। मैं जयपुर में माता जी के दर्शन के लिए गया, मुझे एक ने मैसेज किया कि मुसलमान ने गालियाँ दे के इंडिया में हज़ारों मस्जिदें, किसी मस्जिद में नहीं गए। मैंने कहा पहले कोई मस्जिद मिले तो जो हैं मंदिरों पे बनी है, तो वो तो ना जाएगा। मैंने कहा कोई जेन्युइन मस्जिद लेके आओ, मैं जाऊंगा बिल्कुल मस्जिद में। मैं आजक अपने गांव में गया तो वहाँ एक छोटी सी टूटी फूटी मस्जिद थी, मैं उसमें गया फिर, सिर्फ इसलिए कि मैं ये बताना चाहता था कि आई एम एन इंडियन। मैं रकाबगंज गुरुद्वारे में गया, वहाँ मुझे मान सम्मान दिया गया। मैं जैन मंदिर गया जयपुर में, हाँ, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ इस संसार, इस देश की ब्यूटी और इस सनातन के पिलर्स। अब ये है कि मैं हर मंदिर में जा रहा हूँ, मैं परसों जा रहा हूँ मथुरा, मैं मंगल को जा रहा हूँ अयोध्या, मैं हर जगह जाऊँगा। और ये मेरे देश के, मेरे लोगों के, मेरे पुरखों के मंदिर हैं। सोमनाथ जी से मेरा एक वादा था, वो ये था कि मैं बचपन में महमूद गजनवी को अपना हीरो मानता था, क्योंकि पाकिस्तान में स्टडी किया था ना। लेकिन जब बाहर निकला, स्टडी की, तो पता चला कि 25 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। तो एक आम आदमी की तरह मैंने सोचा, मैंने कहा कि जब ये आता था हज़ारों बंदे मार देता था, वो मेरे पुरखों को मारता था। औरतों की बेहुरमती करता था, वो मेरे पुरखों की औरतें थीं। खेत खलियान जलाता था। मुझे उस दिन बड़ा रोया, मैं बेल्जियम में था उस वक्त में, मैं बड़ा रोया। मैंने कहा यार कितना मूर्ख हूँ मैं, उसको हीरो मार रहा हूँ जो क्या मेरे पुरखों को कत्ले आम करता था। मैंने उस दिन अहद किया कि मैं जाऊँगा सोमनाथ के मंदिर माफ़ी मांगने के लिए। बड़े सालों की बात है, मुझे अब मौका मिला, मैं गया वहाँ पे, माफ़ी मांगी और ये पूजा की वहाँ पे, और बिल्कुल प्रार्थना की ऐसा ही जैसे मेरे पुरखों के लोग करते। बिल्कुल। और आप अयोध्या तो अपने पुरखों का दर्शन करने ही जा रहे हैं। ठीक सर, है। मेरा एक प्रश्न है कि आपने मद भागवत श्री गीता जी और भागवत पुराण भी पढ़ा होगा, तो अब आप सनातनी कब बन रहे हैं सर? इसका जवाब बाद में लेंगे। हाँ, जरा आगे। जी सर, मेरा सवाल ये है, मैं आपको काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ जब से स्मार्टफोन आया है। जो बातें आज बता रहे हैं हमने आपके वीडियो में बहुत पहले देखी है। अब जो भारत में काफ़ी मुसलमान हैं और कहते हैं हमें डर लग रहा है, हम सुरक्षित नहीं हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किनके लिए? जो मुसलमान भारत में कहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि मैं आपको लिस्ट देता हूँ 1000 हिंदुओं की कत्ल की पाकिस्तान में, ठीक है? आप मुझे 10 मुसलमानों की लिस्ट दे दें जिनको यहाँ पे धर्म के आधार पर मार दिया। 10 मांग रहा हूँ, ज़्यादा नहीं मांग रहा, धर्म के आधार पे। अमूमन हमने यहाँ देखा है कि धर्म के आधार पे यहाँ भी हिंदू का ही कत्ल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी हुआ है। हाँ, एक महीने में इतने हुए। एक प्रश्न इधर लेते हैं। 10 मुझे नाम दे दें सिर्फ। हाँ, मेरा तारिफ भाई, मेरा हिजाब पे सवाल है। आप जिनको अपना गुरु मानते हैं, तारिक फ़तेह साहब ने भी हिजाब के बारे में कहा कि कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है, मतलब ये मुसलमानों पे लाजिम नहीं है। तस्लीमा नसरीन साहब कहती हैं कि यदि कुरान में है भी तो भी क्यों, कुरान को तो मैं कुछ मानती नहीं, यदि है तो उसको हटा देना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि हिजाब, बुर्का टोटल बैन हिंदुस्तान में, जैसे बेल्जियम में है या फ्रांस में है, वैसे होना चाहिए। आपका इस पे क्या?
देखें, हिजाब का इस्लाम में कहीं जिक्र नहीं, ठीक है। हिंदुस्तान में बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इस्लाम में बैन नहीं है, तो होना फिर क्या चाहिए, होना पूछ रहे चाहिए? तो बैन होना चाहिए। वो कह रहे बैन होना चाहिए क्या? बिल्कुल बैन होना चाहिए, इसलिए कि इस्लाम कहाँ से आया? सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हटा दिया बुर्का हिजाब, तो आप उनसे ज्यादा मुसलमान नहीं बन सकते। दूसरा नहीं, वो ये ऐसा है ना, यहाँ के मुसलमान इसलिए कहते हैं कि वो कहते हैं ना, नया मुल्ला जोर से बांग मारता है, वो इसलिए यहाँ थोड़ा। और एक और इसमें पॉइंट है कि सऊदी अरब में जब इस्लाम आया था ना, तो खाली औरतें नहीं, मर्द भी, आज इनका लिबास देख लें आदमियों का, वो कपड़ा बांधते हैं तो इसलिए कि वो मुंह पे बांध लेते थे, मट्टी उड़ती है, रेगिस्तान है, तो वो एक डेमोग्राफिकल नीड थी। पॉलिटिकल इस्लाम ने उसको औरत पे इम्पोज कर दिया है, विच इज़ रॉन्ग। औरत की आज़ादी आप बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं इस तरह। अच्छा, जिसने करना है करे। राजस्थान में औरतें घूंघट लेती हैं ना, ठीक है, आप अगर उस हिसाब से, लेकिन वो क्या है कि घूंघट है ना, वो इट इज़ नॉट बुर्का, इट इज़ नॉट, वो भी नहीं है, और वो भी यहाँ ये तो पूरा बांधना आने के बाद ये हुआ है। तो चलिए, आज 1 घंटे का हमारा समय समाप्त हुआ है। वैसे हम इस शो के बाद भी कुछ लोगों से चर्चा करने का समय आपको देंगे, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में आप हिंदुस्तानियों को क्या संदेश देंगे और पाकिस्तानियों को क्या संदेश देंगे? 2 संदेश के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। देखें, हिंदुस्तानियों को मैं एक संदेश दूंगा सिर्फ, कि कदर करो। तुम लोगों को दुनिया का बेस्ट देश मिला है, और मैं इस देश की तारीफ़ें करने लग जाऊं ना, तो मैं आपको पूरी रात यहाँ पे बैठ के तारीफ़ें करूँगा, और झूठी तारीफ़ नहीं करूँगा। इस देश में बहुत कुछ है, इस देश में बर्दाश्त है। इसने, मतलब आप कोई एक ऐसा देश बता दें जिसमें इतनी भाषाएं, इतने किस्म के लोग, लेकिन साउथ से चले जाए नॉर्थ, ईस्ट से ले जाए वेस्ट, सब एक कौम है और सब मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जो कुछ लोग गलत सोच डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, एथनिसिटी से, ना करें, ना करें। आपको दुनिया में, खाली इस देश की नहीं, जहाँ भी प्रॉब्लम मिलेगी ना, इसका सॉल्यूशन आपको सनातन में बिल्कुल यहाँ मिले। ये बात याद रखिएगा, कदर करें इस देश की। ये देश है तो हम सब हैं, वरना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इस देश की कदर करें। पाकिस्तानियों से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा उस कैद से निकलें, अपने आप को आज़ाद कराएं, इन ए सेंस कि आजकल इंटरनेट का दौर है, पढ़ें तो कि आप कौन हो, क्या सच है, क्या गलत है। खाली पाक फौज जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद से मामला नहीं चलेगा, स्टडी करें। मैं नहीं कह रहा मेरी बात माने, तो हम आशा करते हैं कि पाकिस्तानी आपकी बात सुनेंगे और वो भी जल्दी ही जय श्री राम बोलेंगे, एक शब्द में बोल देता हूँ। तो आपने समय निकाला और हम सबको साथ ये विषय साझा किया, हम आपके बहुत आभारी हैं। और आपकी अगली भारत हिंदुस्तान की यात्रा भी जल्दी ही हो और हम पुनः मिले, इसी आशा के साथ आपका धन्यवाद। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस।